गुड इवनिंग। मुझे बताओ जरा, पिछली बार हमने क्या स्टार्ट किया था, कुछ याद है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो मतलब आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी बताना है। ग्रीन एल्गी के बारे में बताया था क्या मैंने? ग्रीन एल्गी बताया था? ग्रीन एल्गी नहीं बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी बोला था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। चलो कोई बात नहीं। Characteristics of algae. ग्रीन एल्गी बता दिया था पक्का? अरे तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी भी तो बताया होगा। चलो ठीक है, फिर आज ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी बताना पड़ेगा, ठीक है? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को रखा गया है डिवीजन थैलोफाइटा के क्लास थियोफाइसी में। देखो, हमने जब प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन आपको बताया था ना, हमने आपको बताया था प्लांट किंगडम को डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा और डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, मतलब जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनमें क्लासिफाई किया गया है। फिर हमने बताया था डिवीजन थैलोफाइटा में रखा गया है एल्गी को। एल्गी को हम पिगमेंट्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स दे आर क्लासिफाइड इनटू रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को हम थियोफाइसी बोलते हैं जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, और रेड एल्गी को हम बोलते हैं रोडोफाइसी। यही था ना सीन? तो आज हम थियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ने वाले हैं। Am I clear? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का टॉपिक, दैट इज थियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। ज्यादातर ब्राउन एल्गी मरीन वाटर में रहते हैं।
तो मैं लिखता हूं मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी live in marine water. मैरीन वाटर आप समझते हो, खारे पानी में, मतलब सीज एंड ओशंस में रहते हैं। फ्रेश वाटर की अगर मैं बात करूं तो फ्रेश वाटर में आते हैं पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, ठीक है। बट ज्यादातर ब्राउन एल्गी मैरीन वाटर में रहते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को हम लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी लिव इन मैरीन वाटर एक्सेप्ट कौन कौन सा? बोर्डानिलिया, एक ब्राउन एल्गा है, उसका नाम है बोर्डानिलिया। ये मैरीन वाटर में नहीं रहता, इट लिव्स इन फ्रेश वाटर, राइट। एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा, प्लूरोक्लैडिया। प्लूरोक्लैडिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राउन एल्गी कहाँ रहते हैं, आप बेझिझक जवाब दीजिए ब्राउन एल्गी मैरीन वाटर में रहते हैं। कुछ फ्यू, 2 या 3 फॉर्म्स, 4-5 फॉर्म्स ही ऐसे हैं ब्राउन एल्गी में जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। उसमें से मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिए, बोर्डानिलिया एंड प्लूरोक्लैडिया। ये ऐसे ब्राउन एल्गी हैं विच डू नॉट लिव इन मैरीन वाटर, दे लिव इन फ्रेश वाटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे, ब्राउन एल्गी यूनिसेल्युलर नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेल्युलर ही होते हैं। हमने आपको ग्रीन एल्गी बताया था, ग्रीन एल्गी यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी का मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला, ये दोनों यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी। और स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, ये मल्टी सेल्युलर ग्रीन एल्गी है ना। लेकिन ब्राउन एल्गी सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स ही हैं, इनमें यूनिसेल्युलर फॉर्म्स एब्सेंट होते हैं। वही हम लिखने वाले हैं, यूनिसेल्युलर forms are absent. Unicellular forms are absent in Pheophyce. Unicellular forms are absent in Pheophyce. ठीक है जी। कुछ ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, पहले हम उन एग्जाम्पल्स को लिखते हैं। Some of the important examples of brown algae are एक्टोकार्पस। आपको ये एग्जाम्पल्स बेटा याद रखने पड़ेंगे। एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गा है। सारगासम, सारगासम भी एक ब्राउन एल्गा है। फ्यूकस, ये भी एक ब्राउन एल्गा है। लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, ये कुछ मेन या कॉमन एग्जाम्पल्स हैं फियोफाइसी के या ब्राउन एल्गी के, ठीक है। ब्राउन एल्गी में से सबसे बड़ा जो ब्राउन एल्गा है, द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गा, उसका नाम है मैक्रोसिस्टिस। दिस इज द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गा। ठीक है, लगभग इसका लेंथ 40 से 60 मीटर तक होता है।
लैमिनेरिया भी काफी बड़ा है, लेकिन लैमिनेरिया उतना बड़ा नहीं है। लैमिनेरिया ब्राउन अलगा मैक्रोसिस्टिस से छोटा होता है, इसकी लेंथ लगभग 2 से 4 मीटर होती है, बट मैक्रोसिस्टिस इज द लार्जेस्ट वन। इट कैन अटेन अ लेंथ ऑफ 40 to 60 मीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ब्राउन एल्गल सेल्स में जो सेल वॉल होगा मल्टीसेलुलर है, एवरी सेल विल बी हैविंग अ सेल वॉल। तो सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, प्लांट सेल्स का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, क्योंकि ब्राउन एल्गी भी प्लांट्स ही, तो इनके सेल वॉल में जरा हम देखते हैं। सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी is consisting of cellulose। बाकी प्लांट्स की तरह इनके सेल वॉल में भी सेलुलोज होता है, और सेलुलोज के साथ साथ कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं थाइकोकोलाइड्स। थाइकोकोलाइड्स। ब्राउन एल्गी का सेल वॉल रिच होता है इन सेलुलोज एंड थाइकोकोलाइड्स। अब ये थाइकोकोलाइड्स क्या है? व्हाट आर दीज? थाइकोकोलाइड्स आर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। अब आप बोलोगे सर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या है बेटा? म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स भी सेलुलोज की तरह कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट है ये, इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाएंगे। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, थाइकोकोलाइड्स भी पॉलीसेकेराइड्स है, लेकिन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। वी विल स्टडी देम इन आवर बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर। ठीक है। बहुत सारे थाइकोकोलाइड्स इनके सेल वॉल में हो सकते हैं। थाइकोकोलाइड एक नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। कौन कौन सा थाइकोकोलाइड हो सकता है? अल्जीनिक एसिड, अल्जीनिक एसिड, फ्यूक्वाइडिन, फ्यूसिन, ये तीनों के तीनों म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं, थाइकोकोलाइड्स हैं। तो हम बोल सकते हैं ब्राउन एल्गी का सेल वॉल रिच होता है इन सेलुलोज, लेकिन सेलुलोज के साथ साथ इनके सेल वॉल में कुछ थाइकोकोलाइड्स भी होते हैं, लाइक अल्जीनिक एसिड, फ्यूक्वाइडिन एंड फ्यूसिन। ठीक है जी। अब देखिए, ब्राउन एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें पिगमेंट्स होंगे, उनकी बात करेंगे। The photosynthetic pigments in brown algae are photosynthetic pigments in brown algae are कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरोफिल ए, इनके सेल्स में क्लोरोफिल ए होगा। क्लोरोफिल ए के साथ साथ दूसरा होगा क्लोरोफिल सी। याद रहे क्लोरोफिल्स ग्रीन कलर के होते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। इन दोनों के अलावा कैरोटीन्स होंगे। कैरोटीन्स बेटा ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं, येलो या ऑरेंज। एंड ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन्स ऑरेंज कलर के और ज़ैंथोफिल्स येलो कलर के होते हैं। याद रहे कैरोटीन एक नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स। ज़ैंथोफिल्स इज अ ग्रुप ऑफ येलो कलर्ड पिगमेंट्स। ठीक है। लेकिन ज़ैंथोफिल्स में से एक ज़ैंथोफिल इनमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उस ज़ैंथोफिल का नाम है फ्यूकोज़ैंथिन। फ्यूकोज़ैंथिन। भाई ज़ैंथोफिल्स बहुत तरह के होते हैं, फ्यूकोज़ैंथिन होता है, ल्यूटीन, फ्लेवोज़ैंथिन, विलोज़ैंथिन, लेकिन आपको सबका याद नहीं रखना है। आपको एक चीज याद रखनी है कि ब्राउन एल्गी में
कैरोटीन्स, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल के साथ साथ इनके सेल्स के अंदर येलो कलर्ड पिगमेंट्स ज़ैंथोफिल्स भी होते हैं। बट एक स्पेशल टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल है जिसका नाम फ्यूकोज़ैंथिन है। ये फ्यूकोज़ैंथिन बेटा येलो कलर का नहीं होता, इट इज ब्राउन कलर। All the xanthophylls are yellow colored except fucoxanthin. Fucoxanthin is brown color. ये फ्यूकोजेंथिन इनमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ब्राउन एल्गी के सेल्स में क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्लोरोफिल सी ग्रीन कलर का पिगमेंट, कैरोटीन्स ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स, ज़ैंथोफिल्स येलो कलर के पिगमेंट्स, ये सारे होते हैं। लेकिन ज़ैंथोफिल्स में एक पिगमेंट जिसका नाम फ्यूकोजेंथिन है, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है और उस पिगमेंट का कलर है ब्राउन। इसी ब्राउन कलर के ज़ैंथोफिल की वजह से इनका कलर ब्राउन आ जाता है, तभी ना इनको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। समझ रहे हैं बात? ऑल्दो इनके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स, ऑरेंज और येलो कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्यूकोजेंथिन देयर कलर इज ब्राउन। दैट इज व्हाई इनको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए जल्दी से। रश्मि स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद फूड स्टोर भी करते हैं। फूड स्टोर कैसे करते हैं, तो वही लिखेंगे हम। इनके अंदर स्टोर्ड फूड रहता है इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन। लैमिनेरिन बेटा स्टार्च के जैसा ही एक स्टोर्ड फूड मटेरियल है, लेकिन स्टार्च नहीं, इट इज सिमिलर टू स्टार्च। लैमिनेरिन इज प्रेजेंट इन देम। और दूसरा मैनेटॉल, डी मैनेटॉल। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा हायर प्लांट्स, नॉर्मल प्लांट्स जो हैं उनके अंदर फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एनिमल्स में फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लेकिन ब्राउन एल्गी में फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड डी मैनेटॉल। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट। ब्राउन एल्गी में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से भी होगा और सेक्सुअल मेथड से भी होगा। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, asexual reproduction, it occurs with the help of zoospores। ब्राउन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जूस्पोर्स ना मोटाइल स्पोर्स होते हैं। कैसे? मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, और ये मूव कैसे कर सकते हैं बेटा? इनमें फ्लैजिला होते हैं। तो हम लिखेंगे जूस्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, फ्लैजिला कंटेनिंग स्पोर्स। इन्हीं जूस्पोर्स की मदद से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं with the help of some non-motile spores as well, with the help of non-motile spores। non-motile मतलब जिनमें फ्लैजिला नहीं होंगे,
नॉन मोटाइल के बदले आप नॉन फ्लैजिलेटेड भी लिख सकते हो। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं परफॉर्म बोथ विद द हेल्प ऑफ मोटाइल स्पोर्स एंड विद द हेल्प ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स। इनके मोटाइल स्पोर्स को हम जू स्पोर्स बोलते हैं एंड इनके नॉन मोटाइल स्पोर्स के नाम डिफरेंट हैं। मैं कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स की बात लिखूं, फॉर एग्जाम्पल टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है जी। मोनोस्पोर्स, मोनोस्पोर्स आर आल्सो नॉन मोटाइल स्पोर्स। अगर आपको इतना याद रखने में दिक्कत हो रही है तो बस आप एक पॉइंट याद रखिए, ब्राउन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल स्पोर्स से होते हैं, है ना। ब्राउन एल्गा एक, इसमें एक एल्गा तो होगा नहीं ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ एल्गी। मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक्टोकार्पस है, सार्गासम है, लैमिनेरिया है। तो कुछ कुछ स्पीशीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल स्पोर से होगा, कुछ स्पीशीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर से होगा। क्लियर है ना, सिंपल है, बहुत आसान। इसके बाद हम बात करेंगे इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्राउन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो आइसोगैमी से होगा। देखो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो हम बार बार बोल चुके हैं, या तो एनाइसोगैमी से होगा और कुछ स्पीशीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द मेथड ऑफ oogamie। आइसोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स। आइसोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स। दिखने में ये गैमेट्स बेटा एक जैसे, भले ही ये जेनेटिकली डिफरेंट हो लेकिन दिखने में एक जैसे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स। एनाइसोगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स। ये गैमेट्स जेनेटिकली डिफरेंट तो होती ही हैं, लेकिन ये मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली दिखने में भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट गैमेट्स। एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, या शेप में डिफरेंस हो सकता है। और oogamie जो है ना बेटा, oogamie इज अ टाइप ऑफ एनाइसोगैमी। oogamie में भी फ्यूज होने वाले गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट होते हैं। जेनेटिकली तो डिफरेंट होने ही होने हैं, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होती है। अब क्या डिफरेंस होती है? oogamie देखिए, जो मेल फीमेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट होगा बड़ा, बिग एंड नॉन मोटाइल। फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल, जो मूव नहीं कर सकता और साइज में बड़ा। जो मेल गैमीट होगा, मेल गैमीट बेटा छोटा होगा, स्मॉल एंड मोटाइल। तो मेल गैमीट मोटाइल है, वो मूव करेगा, मोटाइल मतलब फ्लैजिला हो सकते हैं उसमें। वो जब मूव करेगा, मूव करते करते फीमेल गैमीट बड़े से नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट के पास पहुंच के उसके साथ फ्यूज होगा। अब देखिए आप, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में शेप में डिफरेंस है, मूवमेंट में डिफरेंस है, तो हो गया ना ये एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी भी यही बोलता है। एनाइसोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स। तभी हम बोलेंगे oogamie इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एनाइसोगैमी। तीनों मेथड्स से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। asexual reproduction both with the help of motile and non-motile spores, while as sexual reproduction by all the three methods: isogamy, anisogamy and oogamie. स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। ओके, आगे चलते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे बेटा रेड एल्गी की। रेड एल्गी को रखा गया है कौन से क्लास में? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। रेड एल्गी। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम बोलेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि दे आर मैरीन, मोस्टली दे लिव इन मैरीन वाटर। मोस्टली दे आर मैरीन, लेकिन कुछ एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं। एक्सेप्ट क्या क्या? बेट्रैकोस्पर्मम। बेट्रैकोस्पर्मम। बेट्रैकोस्पर्मम एक रेड एल्गा है, ये मैरीन वाटर में नहीं रहता, ठीक है। प्लांट्स है एल्गी, तो ऑटोट्रॉफिक तो होंगे ही होंगे, ये इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। लेकिन मैं आपको एक आध एक्सेप्शन बताऊंगा। एक्सेप्शनली रिकार्डिया, रिकार्डिया ये एक रेड एल्गा है, इज कलरलेस, इसमें कोई पिगमेंट्स नहीं होते, इट इज कलरलेस एंड देयरफॉर इट इज पैरासिटिक। इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होगा, इसमें होगा कौन सा न्यूट्रिशन? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होने के लिए ना पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब इसमें पिगमेंट्स है ही नहीं, ये कलरलेस है, तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर ही नहीं सकता। दैट इज व्हाई इसमें होती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में ये है कि फ्लैजिलेटेड स्टेज इनकी लाइफ हिस्ट्री में आता ही नहीं। फ्लैजिलेटेड स्टेज या मोटाइल स्टेज, मतलब अगर गैमीट बनेगा उस गैमीट में फ्लैजिला नहीं होंगे, स्पोर बनेगा उस स्पोर में कभी भी फ्लैजिला नहीं होंगे। तो फ्लैजिलेटेड और मोटाइल स्टेज इज एब्सेंट इन देयर लाइफ हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटाइल स्टेज इज एब्सेंट इन द लाइफ हिस्ट्री। 3 ऑप्शन देगा, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। आपको याद रखना है ग्रीन एल्गी सॉरी रेड एल्गी ऐसा एल्गा है जिसमें किसी भी स्पीशीज में लाइफ हिस्ट्री में कभी भी कोई मोटाइल स्टेज, मोटाइल गैमीट, मोटाइल स्पोर कुछ भी नहीं लाइफ हिस्ट्री में आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेड एल्गी यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। सो प्लांट बॉडी में भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, लेकिन ब्राउन एल्गी कभी भी यूनिसेल्युलर नहीं होते, याद रखना, अभी भी बताया हूं, अभी बताया। ग्रीन एल्गी भी यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों हो सकते हैं, रेड एल्गी भी यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन ब्राउन एल्गी आर ऑलवेज मल्टीसेल्युलर। नेक्स्ट पॉइंट, इनके सेल वॉल की बात करेंगे। जैसे ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में हमने क्या क्या देखा? सेलुलोज था, सेलुलोज के साथ साथ कुछ फाइकोकोलाइड्स होते थे लाइक एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोइडिन एंड फ्यूजिन। यहां इनके सेल वॉल में क्या क्या होता है? इनके सेल वॉल में बेटा सेलुलोज, सेलुलोज तो सबके सेल वॉल में होगा क्योंकि एल्गी सारे प्लांट्स ही है, लेकिन सेलुलोज के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती है। ब्राउन एल्गी में एक्स्ट्रा क्या था? एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, फ्यूजिन, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोले थे?
फाइकोकोलाइड्स। तो इनके सेल वॉल में एक्स्ट्रा क्या है, सेलुलोज से सेलुलोज है, और अगेन फाइकोकोलाइड्स, फाइकोकोलाइड्स। लेकिन कौन से फाइकोकोलाइड्स? यहां पर एल्जिनिक एसिड, फ्यूकॉइडिन और फ्यूजिन नहीं है, कुछ दूसरे फाइकोकोलाइड्स। क्या क्या है फाइकोकोलाइड्स? लाइक अगार, आप लोगों ने अगार अगार सुना होगा। कैराजिनिन, कैराजिनिन, फ्यूनोरी, कुछ रेड एल्गी स्पीशीज में अगार अगार होता है सेलुलोज के साथ साथ सेल वॉल में, कुछ में कैराजिनिन होता है और कुछ में फ्यूनोरी होता है। इसके बाद बात करेंगे हम इनके पिगमेंट्स की। कौन से पिगमेंट्स होंगे इनमें? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए ब्राउन एल्गी में भी था, क्लोरोफिल डी, लेकिन ब्राउन एल्गी में क्या था? क्लोरोफिल सी। ग्रीन एल्गी में होता है क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए। हल्का सा डिफरेंस, आप एकदम नहीं याद रख सकते हो। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। ये दोनों ग्रीन कलर के पिगमेंट्स याद रखियो, है ना। इनके अलावा, इन ग्रीन कलर के पिगमेंट्स के अलावा फाइकोबिलिन्स भी होते हैं, फाइकोबिलिन्स। अब ये फाइकोबिलिन्स क्या है भाई? फाइकोबिलिन्स ब्लू कलर के भी हो सकते हैं और रेड कलर के भी हो सकते हैं। ब्लू कलर के फाइकोबिलिन्स को हम बोलते हैं फाइकोसायानिन, और रेड कलर के फाइकोबिलिन्स को हम बोलते हैं फाइको एरिथ्रिन। तो फाइकोबिलिन्स आप बोल सकते हो दो तरह के हो सकते हैं, रेड एंड ब्लू। रेड फाइकोबिलिन्स को हम बोलते हैं फाइकोसायानिन, सॉरी फाइको एरिथ्रिन, और ब्लू कलर के फाइकोबिलिन्स को हम बोलते हैं फाइकोसायानिन। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में लेकिन कौन सा होगा? फाइको एरिथ्रिन। इसी फाइको एरिथ्रिन की प्रेजेंस से इनमें डोमिनेंट कलर रेड आ जाता है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रेड एल्गी। ठीक है, ठीक है ना। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। आगे बढ़ते, बस ऑलमोस्ट खत्म हो गया ये, 2-4 पॉइंट और, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिवीजन के पास। देन हम बात करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की, स्टोर्ड फूड मटेरियल की। रिजर्व फूड या स्टोर्ड फूड, ब्राउन एल्गी में अभी अभी हमने बोला, ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड होता है लैमिनेरिन एंड मैनेटॉल। तो इनके अंदर स्टोर्ड फूड क्या है? ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ स्टार्च। उस स्टार्च का नाम है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इट इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन वही वाला स्टोर्ड फूड है जो एनिमल्स के अंदर होता है। हमारे अंदर फूड जमा रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इनके अंदर फूड जमा रहता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, एंड स्ट्रक्चरली फ्लोरिडियन स्टार्च ग्लाइकोजन के जैसा होता है। ठीक है, फिर आता है रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट। बाय रिप्रोडक्शन में हम दोनों बोलेंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction occurs by means of spores। अब बताओ, स्पोर्स मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल?
बोलो। कहाँ मोटाइल होंगे? मोटाइल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं रेड एल्गी की लाइफ हिस्ट्री में कोई मोटाइल स्टेज आएगा ही नहीं। तो स्पोर्स आर ऑलवेज नॉन मोटाइल। हम पहले ही पॉइंट एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। रेड एल्गी की लाइफ हिस्ट्री में कोई भी फ्लैजिलेटेड स्टेज या मोटाइल स्टेज नहीं आएगा। इसका मतलब स्पोर अगर बनेगा अभी तो वो स्पोर नॉन मोटाइल ही होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। ठीक है जी, चलते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होगा? वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय मींस ऑफ oogammy। लेकिन ये oogammy थोड़ा एडवांस्ड टाइप का होता है, इनमें आइसोगैमी एनाइसोगैमी नहीं होता। एक एडवांस्ड टाइप ऑफ oogammy होता है। एडवांस टाइप ऑफ oogammy मतलब, देखो, इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन, इनके मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं ऊगोनियम। सॉरी, एक मिनट। फीमेल सेक्स ऑर्गन, इट इज नोन एज कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम याद रखना। सेक्स ऑर्गन्स इनमें ना यूनिसेलुलर होते हैं, मैं पहले दिन बोल चुका हूं। एल्गी में सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर नहीं होंगे, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स जो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे कार्पोगोनियम। अब मेल सेक्स ऑर्गन से जो मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट बताओ मोटाइल होगा कि नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। अगेन मोटाइल बोलने का नहीं, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं इनके लाइफ हिस्ट्री में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं आएगा। इनके मेल गैमीट्स को हम बोलते हैं स्पर्मेशियम। एक है तो स्पर्मेशियम। ठीक है, ये मेल गैमीट या स्पर्मेशियम चला जाता है, डायरेक्टली पड़ जाता है किसके अंदर? ये कार्पोगोनियम के अंदर एंटर करता है, और कार्पोगोनियम के अंदर छुपा है फीमेल गैमीट। ठीक है ना? तो मेल गैमीट कार्पोगोनियम के अंदर छुपे फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो गया, तब जाके बना जायगोट। वो जायगोट वो जायगोट बनाएगा एक टाइप का स्पोर। दैट स्पोर इज नोन एज कार्पोस्पोर। यही कार्पोस्पोर बाद में जर्मिनेट होगा और न्यू एल्गा बना देगा। कैसे होगा इसका जर्मिनेशन, वो एक अलग कहानी है, वो आपको पढ़नी नहीं है। तो ऐसा एंथ्रीडियम से निकला स्पर्मेशियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम बोलते हैं। दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट डिफरेंट है, तो ये एनाइसोगैमी हुआ, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ एडवांस एनाइसोगैमी, जिसको हम oogammy बोलते हैं। ऐसा आप किसी और एल्गा के बारे में नहीं बोल सकते। ठीक है, चलेगा? हाँ, तो स्क्रीन ले लो इसका। अब देखो, अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि इनके सेल में सेल वॉल होगा ही होगा, सेल वॉल में सेलुलोज होगा ही होगा, लेकिन सेलुलोज के साथ साथ कुछ फाइकोकोलाइड्स होते हैं। कौन कौन सा? अगर अगर, कैरेजिनिन एंड फिनोलिन। जरा हम देखेंगे
ये अगर अगर और कैराजीनिन, इसका फंक्शन क्या है या इसका यूज क्या है? हम बोलेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। रेड एल्गी का कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम बताएंगे। सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यही है कि रेड एल्गी से हमको अगार मिल सकता है। ठीक है, अगार कौन से रेड एल्गी से मिलेगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज obtained from red algae which are named as Gelidium। जेलिडियम एक रेड एल्गा है, उससे हम अगार निकाल सकते हैं। ग्रासिलेरिया, ग्रासिलेरिया, ये दोनों रेड एल्गी से हम अगार अगार निकाल सकते हैं, राइट। एंड अगार का यूज क्या है? व्हाट इज इट्स यूज? बहुत सारे यूजेस हैं, मैं कुछ एक आध यूजेस आपको बताऊंगा। इट इज यूज्ड in solidifying laboratory culture media। लेबोरेटरी कल्चर मीडिया मतलब क्या है इसका मैं समझा देता हूं। देखो, जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स होते हैं ना, रिसर्चर्स को मान लो लेबोरेटरी में बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो करानी है। किसी रिसर्चर को, मान लीजिए मैं रिसर्चर हूं या आप रिसर्चर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप किसी माइक्रोबायोलॉजी वाली लेबोरेटरी में काम करते हो, आप बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो करानी है। बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो कराने के लिए आपके पास एक मीडियम होना चाहिए। मीडियम मतलब जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करे। और डेफिनेटली बैक्टीरिया ग्रो तभी करेगा जब उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, जब उनको खाना मिलेगा। समझ रहे हैं बात? जब उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए जगह मिलेगी। तो किया क्या जाता है लेबोरेटरी में, हमारे लेबोरेटरी में छोटे छोटे शीशे के बाउल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेट्री डिशेस। पेट्री डिशेस में पानी डाला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर, इन्फेक्शन फ्री। उस पानी के अंदर अगार पाउडर डाला जाता है। फिर इस पानी को अगार पाउडर के साथ डिसॉल्व किया जाता है। एक डिसॉल्व करने के लिए इसको हीट देनी पड़ती है, गर्मी देनी पड़ती है। तो बन गया सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे ये डिसॉल्व नहीं होता। बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ये सफेद होता है लेकिन डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व करने के लिए इसको हीट अप करना पड़ता है, तो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया। बाद में इस सॉल्यूशन को जब ठंडा करते हैं ना, तो एक जेल टाइप का बन जाता है, जली जैसा बन जाता है। उसी जली के ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो किया जाता है। तो जिस चीज के ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनीज को या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाए, उसी चीज को हम मीडियम बोलते हैं या कल्चर मीडियम। तभी मैंने लिखा अगार को हम यूज करते हैं कहां पर? लेबोरेटरीज में कल्चर मीडियम बनाने के लिए। मैंने लिखा ना सॉलिडिफाइंग। मैंने बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो कराने के लिए एक मीडियम बनाया। उस मीडियम में जब भी मैं अगार डालूंगा तो अगार से वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई मतलब जेली टाइप का बन जाएगा। उस जेली के ऊपर बाद में हम बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो करा सकते हैं। समझ आई बात? तो अगार को हम रिसर्च पर्पस में बहुत सारा जगह पर यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज इसका ये है कि it is used in the manufacture of jellies, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स होते हैं जो हम दवाई क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, बेकरी, बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स वगैरह बनाने में भी यूज किया जा सकता है, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मटेरियल है, नेक्स्ट फाइकोकोलॉइड है कैराजीनिन।
भाई अगर का हम बोले तो कैराजिनिन का भी बोलना पड़ेगा ना। कैराजिनिन इज अ फाइकोकोलाइड। कहां से ये मिलता है? अगेन कैराजिनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रीन एल्गी, सॉरी रेड एल्गी। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कौन से रेड एल्गी? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्ड्रस। एक रेड एल्गा है, उसका नाम है कॉन्ड्रस। इससे हम कैराजिनिन फाइकोकोलाइड निकाल सकते हैं। अब ये कैराजिनिन का यूज क्या है वो भी हम देखते हैं। कैराजिनिन इज यूज्ड एज अ क्लियरिंग एजेंट इन लिकर्स। क्लियरिंग एजेंट इन लिकर्स। लिकर, लिकर मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं, जब वो बनती हैं उनको बनने के बाद ना कुछ एक और ट्रीटमेंट देना होता है जिससे वो मार्केट में बेचने लायक बन जाती है। उसको बोलते हैं क्लियरिंग। क्लियरिंग प्रोसेस ऑफ अल्कोहल, क्लियरिंग प्रोसेस ऑफ लिकर्स में यूज किया जाता है कैराजिनिन को। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लेदर फिनिशिंग। जब लेदर के प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनमें फिनिशिंग लाने के लिए इन कैराजिनिन मटेरियल्स को यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड in the preparation of chocolates. Preparation of chocolates, paints, ice creams, toothpastes, etc. ठीक है, ठीक है ना? आसान है ना ये? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ श्रुति, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा जेलीज और चॉकलेट्स जो बनते हैं अगर नेचुरल प्रोडक्ट से बनेगा ना, नेचुरल प्रोडक्ट तो यही है ना, अगर तो नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट खाने से हेल्थ पे खास कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे मार्केट्स में जो चॉकलेट्स जेलीज वगैरह होते हैं ना, उनको नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर डालते भी हैं उनमें, उनके साथ साथ ना बहुत सारे सिंथेटिक कलर्स, फूड कलर्स वगैरह, सिंथेटिक चीजें भी डाला जाता है। उन चीजों से हेल्थ खराब होती है। अगर नेचुरल प्रोडक्ट है तो नेचुरल प्रोडक्ट से हेल्थ खराब होना बहुत कम चांस है। एल्गी के बाद या डिवीजन थैलोफाइटा के बाद हमको पढ़ना है डिवीजन ब्रायोफाइटा। और याद रखा करो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तुम लोग याद नहीं रखोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, चीजें छूट जाएंगी। डिवीजन ब्रायोफाइटा, ठीक है जी। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सारे प्लांट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ध्यान से देखियो हम लिख क्या रहे। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है दे लिव ऑन लैंड। तो ब्रायोफिटिक प्लांट्स या ब्रायोफाइटा में जितने भी प्लांट्स हैं वो जमीन पे रहने वाले प्लांट्स हैं। दे लिव ऑन लैंड बट दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको पानी भी चाहिए। नो डाउट ये जमीन पे रहेंगे, लेकिन इनको अपना लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए वाटर चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ्रॉग्स तो रहते हैं कहां पर, जमीन पे, लेकिन उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी चाहिए। जब भी वो अंडा देने जाएंगे तो वो पानी के अंदर ही जाएंगे, है ना, और उनके अंडे से लार्वा निकलता है पानी के अंदर। आपको पता है फ्रॉग एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन उनको इसलिए बोला गया है क्योंकि एम्फीबियन वर्ड का ही मतलब है लैंड एज वेल एज वाटर। जिस तरह फ्रॉग्स को, एम्फीबियंस को अपना रेस आगे बढ़ाने के लिए पानी चाहिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी चाहिए, उसी तरह ब्रायोफिटिक प्लांट्स को भी जमीन पे रहने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी चाहिए। दैट इज व्हाई इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। ठीक, अब देखो ये रहते कहां हैं, इसीलिए ये रहते हैं, दे लिव ऑन मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब जहां पर नमी हो, नमी मतलब पानी हो। शेडी प्लेसेस, जहां पर छांव हो, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। ऐसी जगह, ऐसा जमीन जहां पर इनको पानी मिले, नमी मिले, वहां पर रहेंगे। ठीक है, चलेगा ये। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहां पर भी। क्या एक्सेप्शंस? रिक्शिया एक ब्रायोफाइट है। रिक्शियोकार्पस एक ब्रायोफाइट। दे आर टोटली एक्वाटिक इन नेचर। ये जमीन पे नहीं रहते, ये पानी में ही रहते हैं। बट एक्सेप्शंस है, ज्यादातर ब्रायोफाइट्स आप बोलोगे तो दे लिव ऑन moist and shady places. They live on land near water. Okay, ठीक है ना भाई। अभी देखो, जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। ब्रायोफिटिक प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जानते ही हो, हैप्लॉइड मतलब मल्टीसेलुलर एनिमल प्लांट्स हैं ये, लेकिन हर सेल में क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड कंडीशन में होंगे, तो हैप्लॉइड। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। इनकी प्लांट बॉडी को, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को बेटा हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। मतलब कहने का यह है कि अगर आप किसी ब्रायोफिटिक प्लांट को देखोगे, आपको ये प्लांट ना बिल्कुल एक ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर के जैसा लगेगा। आपको लगेगा कोई लीफ है, ऐसे ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और यही लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहेगा, अटैच रहेगा सबस्ट्रेटम के साथ। सबस्ट्रेटम मतलब सॉइल के साथ है, या एक ब्रायोफिटिक प्लांट है उसका नाम है स्फैग्नम। स्फैग्नम ना वुड के साथ अटैच रहता है। अटैच कैसे रहेगा? इनके नीचे सरफेस पे छोटे छोटे यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम राइजोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं लिखूंगा नाम, राइजोइड्स। ये देखिए,
Rhizoids. Rhizoids are unicellular hair like structure. ठीक है, और राइजोइड्स की मदद से ये क्या करेंगे? दे अटैच टू द सबस्ट्रेट. जो नहीं चेंज हो रहे उनका शोषण बन चुका होगा, लेकिन अब नहीं बना होगा तो उसको रिव्यू करना होगा. रिव्यू में कितना टाइम लगेगा? एक क्वेश्चन. जैसे एक प्लांट है, बड़ा सा प्लांट ट्री है. ट्री जमीन के अंदर अटैच रहता है, जमीन के अंदर फिक्स रहेगा, लेकिन जमीन के अंदर वो फिक्स रहेगा विद द हेल्प ऑफ रूट. यहाँ पर इनके पास कोई रूट वूट नहीं है बेटा, है ना? रूट है ही नहीं, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं ब्रायोफाइटा हैलोइड प्लांट्स. एल्गी की तरह ये भी थैलोइड है, लेकिन हैलोइड प्लांट का मतलब क्या है? कोई रूट सिस्टम होगा नहीं, शूट सिस्टम होगा नहीं. आप यहाँ पर रूट और शूट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, इनमें रूट नहीं होगा. फिर ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच कैसे रहेंगे बेटा? ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहेंगे. सबस्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है, ये सॉइल भी हो सकता है, लॉग ऑफ वुड भी हो सकता है. और सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहने के लिए रूट तो है नहीं, रूट के बदले इनमें कुछ बहुत छोटे छोटे यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं. राइजोइड्स ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के नीचे होगा. मान लो आप इमेजिन करो एक पत्ता है, एक लीफ है. लीफ को अगर आप ऊपर से देखोगे, फिर नीचे से देखोगे, तो नीचे से लीफ में यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको हम राइजोइड्स बोलेंगे. सेम यहाँ पर कहानी है. ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट है. ये इस गैमेटोफाइट के निचले वाले सरफेस पे बहुत सारे यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको हम राइजोइड्स बोलेंगे. राइजोइड्स की मदद से ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है. यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन करने की जरूरत है. मैंने लिखा राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे भी हैं बेटा, जिनमें राइजोइड्स मल्टीसेलुलर हो सकते हैं. इन सम ब्रायोफाइट्स, rhizoids are multicellular as well. Rhizoids are multicellular. ठीक है, ज्यादातर ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे भी हैं जिनमें राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होते हैं. अब ये ब्रायोफाइट्स कौन से ब्रायोफाइट्स हैं? उन ब्रायोफाइट्स को बेटा हम मॉसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मॉसेस. मॉसेस में जब भी आपको कोई बोलेगा ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स होते हैं फॉर अटैचमेंट, क्या ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर होंगे? आप बोलोगे बिल्कुल राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन मॉसेस ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिनमें राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होते हैं. प्लस बाकी ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स ना अनब्रांच्ड होते हैं, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड. मैं लिख ही देता. राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर हेयर लाइक अनब्रांच्ड बट मॉसेस के अंदर ये राइजोइड्स एक तो मल्टी सेलुलर होंगे, और मल्टी सेलुलर के साथ साथ ये अनब्रांच्ड भी होंगे. ये याद रखियो. ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं. गैमेटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड. इस गैमेटोफाइट के लोअर सरफेस पे राइजोइड्स होंगे. राइजोइड्स से ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहेगा, लेकिन देयर इज अ ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स जिनके पास राइजोइड्स ना मल्टीसेलुलर एंड अनब्रांच्ड होते हैं. उनको हम हायर ब्रायोफाइट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मॉसेस. यहां तक समझ आया? क्लियर है ना यहां? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका जल्दी जल्दी.
ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमारे पास एक ब्रायोफिटिक प्लांट है। ये इस ब्रायोफिटिक प्लांट के लोअर सरफेस पे रहे राइजोइड्स। अगर मॉस वाला ब्रायोफाइट है तो मल्टी सेलुलर एंड ब्रांचेड राइजोइड्स। लेकिन अगर मॉस नहीं है, कोई और ब्रायोफाइट है, तो फिर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड राइजोइड्स होंगे। ठीक है, दिस इज द गैमेटोफिटिक प्लांट या गैमेटोफिटिक बॉडी। जब भी मैं गैमेटोफिटिक बॉडी बोलूं, आपका ध्यान जाएगा एन की तरफ। एन मतलब ये हैप्लॉइड होगा। ठीक है जी। इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। ध्यान से देखियो, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? सेक्स ऑर्गन। दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स। एक होगा मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरा होगा बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। क्या? आर्चिगोनियम। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। Female sex organs are known as antheridia, sorry, archigonia, singular archigonium, and male sex organs are known as antheridia, singular antheridia. ठीक है, अगर हम अच्छे से जूम करके आपको दिखा दें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर ना लगभग लगभग आपको कुछ इस तरह मिलेगा। वो कल पेपर देना पड़ेगा सबको, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री की लाइन पे लग गया, मैथ के भी 2 पेपर हो गए। ठीक है, तो बायो का पेपर। एक मिनट बेटा, मैं म्यूट कर रहा हूं, एक मिनट। हाँ जी बेटा, अगर मैं आर्चिगोनियम को ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो आर्चिगोनियम में बाहर से एक कवरिंग लगी होती है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्चिगोनियम में बाहर से कवरिंग लगी है, सेल्स की कवरिंग। कौन से सेल्स की कवरिंग बेटा? स्टीराइल सेल्स की कवरिंग।
अब आप बोलोगे सर स्टीराइल क्या है, मैं बताऊंगा। इट इज अ कवरिंग ऑफ स्टीराइल सेल्स। आपकी किताबों पे लिखा होता है जैकेट ऑफ स्टीराइल सेल्स। जैकेट डरने की बात नहीं है, कवरिंग ही मतलब है। जैकेट का मतलब कवरिंग, और स्टीराइल का मतलब जो रिप्रोडक्टिव नहीं होगा उसको स्टीराइल बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव सेल या स्टीराइल, रिप्रोडक्टिव सेल का ऑपोजिट स्टीराइल सेल। समझ रहे बात? इन सेल्स का काम रिप्रोडक्शन नहीं है, इन सेल्स का काम है सेक्स ऑर्गन का कवरिंग बनाना। अंदर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम नेक बोलते हैं, और नीचे वाला जो ये स्वोलन पार्ट है ना, इसको बोलते हैं बेटा वेंटर। वेंटर के अंदर छुपा हुआ है क्या? फीमेल गैमीट। और यहां पर भी सेल्स लगी है, यहां पर भी सेल है। अब आप ही बोलो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आर्चिगोनियम, ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर? क्या ये आर्चिगोनियम यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर? बताओ। यूनिसेलुलर मतलब कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मतलब कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सेल्स। हाँ सौम्या, रश्मि, श्रुति, मैं कुछ पूछ रहा हूं। रश्मि यूनिसेलुलर कहां से हो गया? मैं पूरे के पूरे आर्चिगोनियम की बात कर रहा हूं बेटा। ये आर्चिगोनियम है, इसमें नेक में भी बहुत सारे सेल्स हैं, ये भी एक सेल है, फीमेल गैमीट भी एक सेल है, और बाहर से भी सेल्स का कवरिंग है, तो ये तो मल्टी सेलुलर हुआ ना। आर्चिगोनियम मल्टी सेलुलर है। इसी तरह जो हमारा एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम बिल्कुल एक टेनिस रैकेट के जैसा होगा, ऐसे। इस एंथ्रीडियम में भी बाहर से कवरिंग ऑफ सेल्स होगा, लाइक दिस, अ कवरिंग ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स? स्टीराइल सेल्स, a jacket of sterile cells। और अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे और सेल्स होंगे, देख लो। ये सेल्स ही तो हैं, हर सेल में अपना एक न्यूक्लियस। एंथ्रीडियम में बहुत सारे सेल्स हैं, समझ रहे बात? एंथ्रीडियम भी मल्टी सेलुलर है। एंथ्रीडियम के अंदर जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एंड्रोसाइट्स। क्या? ये भी हैप्लॉइड सेल्स। फीमेल गैमीट आर्चिगोनियम के वेंटर के अंदर जो होता है वो भी हैप्लॉइड, लेकिन इस एंथ्रीडियम के बाहर जो ये कवरिंग है सेल्स का, इसको मैं दूसरे कलर से बना लूं, ये सेल्स, स्टीराइल कवरिंग ऑफ सेल्स। स्टीराइल सेल्स किसका? एंथ्रीडियम का कवरिंग ऑफ स्टीराइल सेल्स। सेम यहां पर आर्चिगोनियम में कवरिंग ऑफ स्टीराइल सेल्स। दोनों एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम मल्टी सेलुलर है, तो मतलब ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स है ना, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स बेटा यूनिसेलुलर होते हैं। ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स में बाहर से कवरिंग होती है स्टीराइल सेल्स का। हाँ, और एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम के अंदर हैप्लॉइड सेल्स होती है जिनको हम एंड्रोसाइट्स बोलते हैं। यही एंड्रोसाइट्स बाद में मेल गैमीट्स बनाएंगे, मेल गैमीट्स। वो मेल गैमीट्स बेटा कुछ ऐसे होंगे,
इन मेल गैमीट्स को हम एंथीरोजोइड्स बोलेंगे, एंथीरोजोइड्स। इनमें फ्लैजला होते हैं बहुत सारे, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये, हैविंग मल्टीपल नंबर ऑफ फ्लैजला। मतलब मेल गैमीट के पास फ्लैजला है तो मतलब ये मेल गैमीट कैसा होगा, मोटाइल। और फीमेल गैमीट आर्चिगोनियम के अंदर उसके वेंटर में बंद है, ये रहा। समझ रहे बात? तो क्या सीखा हमने, ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगा, उसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे या गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बोलेंगे। ठीक, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलेंगे। एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनको हम एंड्रोसाइट्स बोलते हैं, और बाहर से कवरिंग ऑफ स्टीराइल सेल्स होती है। आर्चिगोनियम में भी बाहर से स्टीराइल कवरिंग ऑफ सेल्स होती है और अंदर एक मेल गैमीट होता है आर्चिगोनियम के बेसल पार्ट में, जिसको हम वेंटर बोलते हैं। कोई शक है यहां तक, कोई दिक्कत? हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? अब देखो, एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम से निकले मेल गैमीट्स, हैप्लॉइड मेल गैमीट्स, जिनको हम एंथीरोजोइड्स बोलते हैं। ये एंथीरोजोइड्स मोटाइल होंगे, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ये एंथीरोजोइड्स पानी में स्विम करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। दे स्विम इन वाटर। ठीक, और स्विम करते करते ये किसी दूसरे गैमेटोफाइट के पास पहुंच गए, ब्रायोफाइट प्लांट बॉडी के गैमेटोफाइट के पास। वहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब आर्चिगोनियम के अंदर चले गए, आर्चिगोनियम। तो ये चले गए स्विम करते करते आर्चिगोनियम के अंदर। मैं दिखाना चाहूंगा फिर से, ये देखो, तो मान लो यहां पर ये रहा आर्चिगोनियम, ठीक है। इस आर्चिगोनियम में एंथीरोजोइड आया, ये आया एंथीरोजोइड। बहुत सारे एंथीरोजोइड्स आएंगे, ठीक है। ये एंथीरोजोइड यहां से आया वेंटर से होते हुए आर्चिगोनियम के अंदर। जो एक प्राणी बैठा है, याद है ना कौन सा, फीमेल गैमीट जो बैठा है, ये इसी फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा। ये फ्यूज हो गया फीमेल गैमीट के साथ। तो मतलब कहने का सीन है, मतलब कहने का ये है कि इसी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के पास जो आर्चिगोनियम था, अब उस आर्चिगोनियम में मेल गैमीट मतलब एंथीरोजोइड फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो चुका है और अंदर बन चुका है एक जाइगोट। मेल गैमीट एंथीरोजोइड हैप्लॉइड था,
फीमेल गैमीट आर्चिगोनियम के अंदर वो भी था हैप्लॉइड, लेकिन अब ये जो फ्यूज हो गए, एन और एन फ्यूज हो गया, तब जाके बना एक 2n डिप्लॉइड जाइगोट. डिप्लॉइड जाइगोट विल बी फॉर्म्ड इनसाइड आर्चिगोनियम. ठीक है, तो ये था गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी या गैमीटोफाइट. गैमेटोफाइट खुद भी क्या था, हैप्लॉइड. यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, एनी डाउट है? स्क्रीनशॉट ले लो फिर जल्दी से. ओके, आगे बढ़ते हैं. ध्यान से देखिए, बहुत आसान है. अब धीरे धीरे होगा क्या, जो ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, इसके ऊपर जो आर्चिगोनिया थे, उन आर्चिगोनिया के अंदर जाइगोट बन चुका है. लेकिन जाइगोट वैसे का वैसा थोड़ी रहेगा, जाइगोट में डेवलपमेंट होगा ना. डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? पूरा का पूरा आर्चिगोनियम इंक्लूडिंग दैट जाइगोट, ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ स्ट्रक्चर. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरोफाइट. अब आर्चिगोनियम है नहीं वहां पर, अब कुछ और ही चीज बन गई. देख लो, आर्चिगोनियम के अंदर जो जाइगोट बना था, उस जाइगोट का बेटा जर्मिनेशन हुआ. जर्मिनेशन मतलब वो जाइगोट डिप्लॉयड सेल था, उस डिप्लॉयड सेल का डिवीजन होगा, बहुत बार डिवीजन होगा, तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम एम्ब्रियो है. और एम्ब्रियो और थोड़ा जर्मिनेट होके ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा. इस स्ट्रक्चर में बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. फुट वो वाला पार्ट जिससे ये स्ट्रक्चर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के साथ अटैच रहेगा. प्लांट बॉडी तो गैमेटोफाइट ही था ना, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी. सीटा ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, और कैप्सूल ये रहा. ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें 3 हिस्से हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल, इसी स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट. अब बताओ मुझे तुम, ये पूरा का पूरा स्पोरोफाइट बना कैसे? आर्चिगोनियम में जो डिप्लॉइड जाइगोट था ना, उसी से बना. देखो, पहले था डिप्लॉइड जाइगोट, जाइगोट का डिवीजन हुआ तो 2 सेल्स बने, लेकिन वो 2 सेल्स सेपरेट नहीं हुए, 2 का फिर से डिवीजन हुआ. कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन. तो एक एम्ब्रियो बना. इस एम्ब्रियो के अंदर हर एक सेल डिप्लॉइड ही होगा, है ना. फिर यही एम्ब्रियो जर्मिनेट होके स्पोरोफाइट बनाएगा. अभी तक हम एल्गी पढ़ रहे थे. एल्गी में ना ये एम्ब्रियो नहीं बनता, एल्गी में जाइगोट डायरेक्टली नया वाला प्लांट बना देगा. दैट इज व्हाई एल्गी को हम बोलते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट प्लांट्स. ब्रायोफाइटा से आगे जितने भी हम प्लांट्स पढ़ेंगे वो सारे एम्ब्रियोफाइट प्लांट्स हैं, क्योंकि उनमें एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो का हर एक सेल डिप्लॉयड है, तो जाहिर सी बात है स्पोरोफाइट का भी हर एक सेल क्या होगा? डिप्लॉयड. तो स्पोरोफाइट जो है बेटा, ये क्या हुआ फिर? डिप्लॉयड प्लांट बॉडी. लेकिन सीन देखो कैसा है, ये स्पोरोफाइट जो है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी जो है, ये खुद अटैच ही रहेगा किसके साथ? गैमेटोफाइट के साथ. ये ब्रायोफाइट्स का एक स्ट्राइकिंग फीचर है. क्या? स्पोरोफाइट remains attached
remains attached to the gametophyte. स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्या है? आप बोल सकते हो ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी है या ब्रायोफाइट प्लांट जो है वो एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म्स में. उसका एक फॉर्म है गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होता है, और दूसरा नया फॉर्म जो बना गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच रहेगा, उसका नाम है स्पोरोफाइट. और ये स्पोरोफाइट कैसा होगा भाई? डिप्लॉइड. स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से अलग नहीं होगा, वो उसके साथ अटैच ही रहेगा. आप यूं बोल सकते हो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है. अगर ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से अलग हुआ तो ये स्पोरोफाइट जिंदा नहीं रहेगा. तो ये भी लिख सकता हूं स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. ठीक है. स्पोरोफाइट के तीन पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. स्पोरोफाइट का हर एक सेल क्या होगा? डिप्लॉयड. हर एक पार्ट होगा डिप्लॉयड. फुट के अंदर जितने भी सेल्स हैं डिप्लॉयड. सीटा के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो भी डिप्लॉयड. एंड कैप्सूल के अंदर के सारे सेल्स डिप्लॉयड. अब आगे इस स्पोरोफाइट का क्या होगा वो हम अगली क्लास में बताएंगे. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर कोई डाउट है तो बता दो. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. हाँ, तो आगे हमको क्या बताना है अगली क्लास में? इस स्पोरोफाइट के जो तीन पार्ट्स हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, इस स्पोरोफाइट का आगे क्या होगा? वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर. आप लोग क्लास छोड़ सकते हो बेटा. ओके बाय.